Hello students, my name is Ritesh Kumar and I am your new biology tutor, and today I am going to teach you the most weighted chapter of 10th board class of chapter bio named life processes. तो सबसे पहले हम लोग इस पर कुछ देर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ मतलब जो है इसके पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि मतलब लाइफ क्या है। मतलब तो लाइफ का मतलब सब बोलें कि जीवन और प्रोसेस प्रक्रिया। तो मतलब लाइफ को सस्टेन करने के लिए हम लोग की बॉडी में बहुत सारे तरीके का प्रोसेस चलता है, ठीक है। लाइफ को आगे बनाए रखने के लिए हम लोग की बॉडी में बहुत सारा प्रोसेस चलता है। हम लोग कैसे बोलते हैं कि मतलब कोई चीज़ ज़िंदा है या मरा हुआ है। अब सब वीडियो में हमको देख रहे हो तो सबको तो पता चल रहा है कि हम जिंदा हैं, ऐसा तो नहीं कि मर गए हम। तो कैसे पता चल रहा है? हम मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं। अभी कुछ देर में लिखेंगे, कुछ देर में फिर बात करेंगे, फिर बोर्ड पे लिखेंगे। तो फिर तुम लोग कैसे हमको पता चलेगा कि तुम लोग देखोगे तो तुम लोग लाइक सब्सक्राइब सब करोगे तो पता चलेगा कि हाँ जिंदा हो सब। तो फिर ऐसे मतलब सबको पता चल रहा है। अब हम लोग तो ऐसे चल रहे हैं, फिर रहे, बात कर रहे हैं, तुम लोग पता चला। अब कोई सोया हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों को कैसे पता चलता है कि वो सोया हुआ है, मतलब जिंदा है? कैसे पता चलता है? हम लोग देखते हो वो सांस ले रहा था ऐसे, मतलब उसका चेस्ट अप डाउन ऐसे होता है, तो फिर पता चलता है कि हाँ वो जिंदा है। लेकिन बहुत सारा ऐसा जानवर है जो कि मतलब रेस्पायरेशन करता है लेकिन उसका चेस्ट अप डाउन नहीं होता है, तो हम लोग कैसे पता लगाएं कि मतलब वो जिंदा है या मर गया? तो ऐसा पता लगाने के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो मूवमेंट्स हम लोग को दिख रहे हैं उससे हम लोग पता लगा सके कि कोई ज़िंदा है या कोई मर गया है, ठीक है। कोई भी ऐसा मूवमेंट जो ज़रूरी नहीं है कि दिख रहा है, जैसे कि हार्मोन्स का मूवमेंट हम लोग की बॉडी में एक बहुत मिलीग्राम अमाउंट में होता है, लेकिन वो ऊपर 0.1 ग्राम आप ऊपर नीचे भी हो जाता है ना, तो हम लोग की बॉडी में केमिकल लोचा हो जाता है, बोलते हैं ना केमिकल लोचा हो जाता है। तो वैसे ही जो मूवमेंट हम लोग को दिख नहीं रहे, ज़रूरी नहीं है कि वो हम लोग के बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन मेनली इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग की। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ पे मेनली जो बेस्ड है ना वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट है। कौन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे? तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। कैसे? क्योंकि जितना भी हम लोग फूड या मैक्सिमम चीज़ लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही होता है। और कॉम्प्लेक्स मतलब कार्बन इतना ज़्यादा मतलब वाइड रेंज है कार्बन के स्टडी का कि उसके लिए हम लोग अलग से एक ब्रांच केमिस्ट्री का पढ़ते हैं जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में पढ़ना है सबको, तो 11th 12th में उसके आगे उसमें होता है। तो कि मतलब उसका अलग से ब्रांच है। तो कार्बन हम लोग जब भी कार्बन को अंदर मतलब हम कार्बन पे डिपेंडेंट है हम लोग का लाइफ, तो हम लोग सिंपल कार्बन मॉलिक्यूल को, सिंपल कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स को हम लोग अंदर ले सकते हैं। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स को जब खाते हैं, जैसे फूड लेते हैं, तो उसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है, तो हम लोग लिए उसको, तो फिर उसके बाद हम लोग को उसको ब्रेक डाउन करना है, उसको तोड़ना है। सिंपल में भी तो चेंज करना है ना, अगर सिंपल में चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग उसको ले नहीं पाएंगे अंदर में, मतलब हम लोग का बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो उसको हम लोग को तोड़ने के लिए हम लोग की बॉडी में मतलब बहुत सारे टाइप के प्रोसेस होता है, अभी तो ऐसा हम लोग बात किए हैं। तो कार्बन को हम लोग को तोड़ने के लिए मेनली जो कार्बन को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन होता है। मतलब कार्बन ऑक्सीजन दे के या ऑक्सीजन निकाल के ऐसे करके उसको ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे फॉर्म में, जिसको कि हम लोग सिंपल फॉर्म कहते हैं और जिसको हम लोग एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सके। तो अब बात हुआ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का, तो ऑक्सीडाइजिंग पे बात करते हैं हम लोग। तो ऑक्सीडाइजिंग कैसे होगा? ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? तो ऑक्सीजन हम लोग बाहर से लेंगे। ऑक्सीजन बाहर से कैसे लेंगे? तो जब हम लोग अंदर लेंगे कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर लेते हैं, उसको हम लोग रेस्पायरेशन बोलते हैं। ये तो हम लोग समझ गए कि रेस्पायरेशन, तो ऑक्सीजन रेस्पायर किए, ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन उस कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके उसको सिंपल बेस कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक किया, ओके। तो अब तो ये हो गया, अब वो टूट भी गया। अब टूट गया तो हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि जैसे जैसे कि हम लोग इवॉल्व किए सिंगल सेल से
कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ओर, तो हम लोग स्पेशलाइज होते गए। अब कैसे क्या स्पेशलाइज होते गए, कैसे स्पेशलाइज होते गए। अब जैसे कि सिंगल सेल अमीबा का बात कर ले, अमीबा रिस्पायर कैसे करता है, रेस्पायरेशन करता ही है। अब जो भी लिविंग है, मेनली जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो अमीबा को भी तो रेस्पायरेशन करने की ज़रूरत पड़ती होगी, उसको भी फूड खाने की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन उसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है रेस्पायरेशन के लिए। उसका पूरा बॉडी, जितना भी बॉडी का जो एरिया है, वो सारे एयर के कांटेक्ट में, और सब अपना ख्याल खुद से रखता है। सारा जितना भी एरिया है उसका डिफ्यूज़न के थ्रू अपना ऑक्सीजन का खर्च खुद उठाता है डिफ्यूज़न के थ्रू। लेकिन हम लोग जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। हम लोग के लिए अलग अलग पार्ट है, स्पेशलाइज पार्ट है, जैसे रेस्पायरेशन के लिए अलग, डाइजेशन के लिए अलग, एक्सक्रीशन के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग पार्ट है। तो वैसे ही रेस्पायरेशन के लिए भी हम लोग अलग पार्ट है। तो रेस्पायरेशन के लिए हम लोग में लंग्स है, ये जो लंग्स है रेस्पायरेशन के लिए, तो हम लोग में लंग्स है। तो अब हम लोग रेस्पायरेशन की ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन तो सिर्फ लंग्स में रह जाएगा। अगर मतलब उस स्पेशलाइज ऑर्गन है ना सिर्फ, तो सिर्फ उसी को मिलेगा। तो इसके लिए फिर मतलब जब उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, तो फिर हम लोग उसके बारे में आगे जानते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो कि ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन और सिंपलर कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, सिंपल कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, तो फिर तो वो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट तो रिलीज़ करेगा ना, कुछ ना कुछ तो रिलीज़ करेगा, ऑफ कोर्स रिलीज़ करेगा। तो जब रिलीज़ करेगा मतलब तो वो बॉडी में तो हम लोग उसी पार्ट में छोड़ नहीं सकते हैं, उसको तो बॉडी के बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सक्रीशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर बात करेंगे कि कितने टाइप के लाइफ प्रोसेस है। तो सिंपली हम लोग लाइफ प्रोसेस है, अभी तो हम लोग ओवरव्यू ये था कि हाँ मतलब किस चीज़ के लिए कैसे कैसे ज़रूरत है। तो अभी हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि हाँ कि लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में बोलते हैं। तो इतने सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो एक है लाइफ प्रोसेस मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गया, ठीक है, रेस्पायरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, एंटी न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, इसको उतारी, फिर इसके बारे में बात करते हैं।
अब हम लोग पहले तो उसको मतलब जितना भी लाइव प्रोसेस है उसको याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। इस ट्रिक से उस सारे लाइव प्रोसेस को याद रख सकते हैं। तो मिस्टर संतोष गिव रेंट, एम से मूवमेंट, आर से रेस्पिरेशन, एस से सेंसिटिविटी, जी से ग्रोथ, आर से रिप्रोडक्शन, ई से एक्सक्रीशन, एन से न्यूट्रिशन, टी से ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशन के बारे में, ओके। इसको याद रखिएगा, तो काम आएगा, क्योंकि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं तो उसमें अगर ऐसे पूछें तो आप लोग ऐसे करके सारा सबको हर एक 2-2 लाइन 3-3 लाइन के लिए एक्सप्लेन कीजिएगा तो ज़्यादा इजी होगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो a process of transfer of source of energy, outside source of energy to inside the body of an organism। ठीक है। अब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जैसे कि हम लोग बात किए कि कॉम्प्लेक्स कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स और सिंपल कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, तो बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब सब तो सेम टाइप के कॉम्प्लेक्स, या मतलब किसी के लिए जो सिंपल होगा किसी के लिए कॉम्प्लेक्स होगा, किसी के लिए कॉम्प्लेक्स होगा सिंपल होगा, तो उसी पे बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशन प्रोसेस है। इसको उतारे उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो हम लोग 2 टाइप का न्यूट्रिशन पढ़े हैं। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दो टाइप की न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी आउटसाइड सोर्स
एक मिनट, टेकन इन सब्सटेंसेस आउटसाइड सोर्स, स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, कोई भी आउटसाइड सोर्स जिसको कि लेते हैं और उसको स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में हम लोग मतलब स्टोर कर, मतलब एनर्जी के फॉर्म में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, मतलब उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि आउटसाइड सोर्स को स्टोर्ड फॉर्म ऑफ मतलब फॉर्म आउटसाइड सोर्स को मतलब, एक मिनट यार सॉरी, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एनर्जी को स्टोर कर ले अपने बॉडी में, कोई भी मतलब रॉ मटेरियल लेके, उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेनली होता किस में है? तो मेनली प्लांट्स में होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्यों नहीं बोला गया आउटसाइड सोर्स की जगह, मतलब सनलाइट और ये सब क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मतलब सनलाइट से ही हो। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है और कीमोसिंथेसिस होता है, बहुत सारा होता है। फोटो मतलब लाइट, कीमो मतलब केमिकल। तो हम लोग यहाँ पे कोई स्पेशल वर्ड नहीं बता सकते कि हाँ अब सनलाइट है होगा या क्या केमिकल होगा। कोई भी आउटसाइड सोर्स हो जिसको भी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर ले, ठीक है, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मेनली जो हम लोग को पढ़ना है वो है प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो प्लांट्स एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब कोई भी आउटसाइड सोर्स से लेता है और मतलब रॉ मटेरियल और उसको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। किस प्रोसेस के थ्रू? तो वो है फोटोसिंथेसिस। तो अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि मतलब आउटसाइड सोर्स को मतलब स्टोर कर लिया जाता है, तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि सनलाइट के एनर्जी को हम लोग, सनलाइट एनर्जी को उसको हम लोग स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स, जो कि होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन केमिकल एनर्जी। सिंपल, मतलब उतना ज़्यादा बड़ा कि अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये सब ऐसा। बस सिंपल ऐसे याद रखो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि मतलब कैसे चेंज करता है। हम लोग रिएक्शन को देखते हैं, उसका रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं। तो 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्लस 12 H2O लाइट
सनलाइट, सनलाइट। अब क्या बनेगा, उसका स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी वो है ग्लूकोज, C6H। स्टोर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे, मतलब स्टोर वो लोग स्टार्च के फॉर्म में करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं। तो C6H12O6 प्लस इसका बाय प्रोडक्ट बनता है 6O2 प्लस 6H2O। अब यहाँ पे हम लोग, अच्छा ठीक, यहाँ पे ये देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, 12 वाटर। जब सनलाइट पड़ा तो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज। प्लांट्स में रिएक्शन देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, बट plants store their food in the form of plants store their food in the form of स्टार्च। लिखिए C6H12O6 6O2 6H2, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के वक्त ऐसा होता क्या है। ये तो हम लोग देख लिए कि मतलब फोटोसिंथेसिस में मतलब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के वक्त ऐसा होता क्या, ओके। इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले जानते हैं कि क्या क्या इवेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि लाइट एनर्जी आता है, सबसे बड़ा रोल है लाइट का, ठीक है। सारा चीज़ हो मतलब सब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका नाम ही रखा गया फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट। तो लाइट जब पड़ता है किसी भी लीफ पर, तो लीफ हम लोग ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो सबसे पहले लाइट पड़ता है क्लोरोप्लास्ट पर। फर्स्ट इवेंट, लाइट फॉल्स ऑन लाइट फॉल्स ऑन क्लोरोफिल, ठीक है। और फिर सेकेंड फॉल तो किया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि मतलब उसके बाद बहुत सारा होता है कि जैसे वाटर पे पड़ता है तो वाटर H+ और हाफ O2 के पार्ट में टूट जाता है, ठीक है।
ओके। फिर उसके बाद CO2 का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अब ये बोलोगे कि मतलब ये वाला ऑक्सीजन तो है, तो ये ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज कर सकता था कार्बन डाइऑक्साइड को, बट क्यों नहीं हुआ, तो उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो फिर क्योंकि उतने डीप में हम लोग को पढ़ना नहीं है, जब आप लोग 11th-12th में, अगर 11th-12th बायो से होगा तो जितना भी टॉपिक इसमें हम लोग बहुत सारा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें लगभग 7-10 चैप्टर तो लगभग मान के चलिए कि 10 चैप्टर है, जो कि इसमें एक चैप्टर है 11th में। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल, डाइजेशन इन प्लांट्स, फिर ट्रांसपोर्ट, मतलब इतना सारा चैप्टर को एक चैप्टर में करना, मतलब पढ़ना है। और फिर यही एक चैप्टर आगे लगभग 10 चैप्टर बनने वाले हैं, लगभग आगे क्या, नेक्स्ट ईयर 10th, मतलब 10th जब आप लोग पास करके अगर बायो में स्पेशलाइजेशन, अगर बायो से 11th-12th होगा तो CO2 यहाँ पे रिडक्शन ऑफ CO2 हो जाएगा। तीन इवेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये O2 कहाँ जाता है, तो देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ वाला तो ठीक है, वाटर यहाँ पे आधा वाटर बच गया। तो हम लोग कैसे पता करें कि मतलब क्या था, तो ये मतलब स्टार्टिंग में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था कि ये जो वाटर हम आता है, वाटर ये वाला जाता कहाँ है, इस वाटर का ऑक्सीजन, ठीक है, इसको रिड्यूस कौन करता है, मतलब ये वाला ऑक्सीजन जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज के अंदर में, ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो आया कहाँ से, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रेस्ले, तो वो साइंटिस्ट प्रूव किए कि मतलब, जो कि अभी वो पढ़ना नहीं है, वो हायर क्लासेस में, तो सो मैं बस इतना नाम और ईयर बता दूंगा। तो यहाँ पे वो बताएं कि जो ऑक्सीजन आता है, मतलब ऑक्सीजन आता है, वाटर का जो ऑक्सीजन यहाँ पे स्प्लिट हुआ था, यहाँ पे हम लोग बात किए और यहाँ पे देखिए कि रिडक्शन हो गया CO2 का, ठीक है। तो जब रिडक्शन हो गया CO2 का, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन आएगा ना कि H+ ये वाला आया और हाफ O2 भी आया। तो जब हाफ O2 आ गया यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर रिडक्शन क्यों हुआ, तो रिडक्शन इसलिए हुआ कि जो H2O का O2 हाँ मतलब ऑक्सीजन निकलता है ना, वो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, और ये सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ ईयर 1774, और ये इन्होंने ही डिस्कवरी भी किया था ऑक्सीजन का।
अब हम लोग बात करेंगे मेन रॉ मटेरियल का, जो कि फोटोसिंथेसिस में चाहिए, मेन रॉ मटेरियल, ना कि अब सारे रॉ मटेरियल्स का बात करना स्टार्ट करेंगे तो पूरा क्लास बीत जाएगा। तो सिर्फ जो मेन रॉ मटेरियल्स है, 3 मेन रॉ मटेरियल्स है। मेन रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला तो है सनलाइट, दूसरा है CO2, तीसरा है H2O। हम लोग रिएक्शन में भी देखे थे कि मेन हम लोग का काम यहीं पे पड़ रहा था CO2 और H2O पे, लेकिन बहुत सारा फैक्टर डिपेंडेंट है, हम लोग को उसके बारे में भी पढ़ना नहीं है। तो बस ये 3 रॉ मटेरियल लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लीफ। लीफ है, कट किए, ठीक है, कट किए तो इधर से जो दिखेगा ना अंदर में, वो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया के हम लोग बारे में बात करेंगे। अब हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस, हम लोग इससे पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, अब पढ़े थे, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे होता है। तो ये लीफ है। अब दिख रहा है उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना होगा, बट थोड़ा सा बोर्ड पे बनाने की प्रैक्टिस नहीं, इस कारण से थोड़ा ख़राब लग रहा होगा। तो थोड़ा सा बस हम ट्राई करेंगे एक्सप्लेन कर दे पूरा, बट थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। लीफ है तो कोई भी ऐसे लीफ है, ये उसको हम लोग ऐसे क्रॉस सेक्शन काटे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो कटा और ये जो सामने में दिखेगा, कटने के बाद ये जो सामने में दिखेगा उसको लीफ बोलते हैं। तो इसको लीफ ले लीजिए, ये लीफ था यहाँ पे हमारा, हम लोग इसको कट किए, तो जो इस साइड में दिख रहा था वो क्रॉस सेक्शन, तो वो क्रॉस सेक्शन में हम लोग को ये दिख रहा था। तो अब क्या दिख रहा था सबसे, तो जो सबसे टॉप पे था ये वैक्सी क्यूटिकल। ये होता क्या है वैक्सी क्यूटिकल? वैक्सी क्यूटिकल ऐसा लेयर होता है जो कि ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है, उससे मतलब उसको रिड्यूस करने में हेल्प होता है। एक वैक्सी मतलब वैक्स, समझ ही रहे कि वैक्स क्या होता है, तो वो ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करने में हेल्प करता है। ओके, फिर अपर एपिडर्मिस, उसके बाद जो लेयर होता है वैक्सी क्यूटिकल के बाद अपर एपिडर्मिस होता है। फिर सबसे मेन चीज़ जिसका बात हम लोग फोटोसिंथेसिस में किए, स्टार्टिंग में फोटोसिंथेसिस में भी किए और अभी भी करेंगे, तो ये जो ब्लैक सा डॉट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्लैक सा डॉट टाइप का, ना कि ये सब नहीं, जो ब्लैक टाइप का डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट। मेन कंपोनेंट मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कि मेन जो आदमी है। ओके, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, सारे में क्लोरोप्लास्ट है। फिर ये जो वैकेंट स्पेसेस दिख रहे हैं ये एयर स्पेसेस है। ओके, लीफ का क्रॉस सेक्शन है। फिर ये लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पे गार्ड सेल के बीच में है स्टोमाटा, तो ये गार्ड सेल दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। ये गार्ड सेल दिख रहा है, आप लोग डायग्राम भी धीरे धीरे नोट करते रहिए। तो गार्ड सेल, तो
जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो इसी के थ्रू होता है, इसी के थ्रू। और रेगुलेट कौन करते हैं? गार्ड सेल। ओके, गैसियस एक्सचेंज होता है स्टोमाटा के थ्रू, उसको रेगुलेट करने वाले गार्ड सेल। किसी भी बिल्डिंग के बाहर, किसी भी ऑफिस के बाहर अंदर जाना गार्ड ही कंट्रोल करता है। तो सारे चीज़ों में जो कंट्रोल हाथों में होता है किसी के, तो गार्ड के। ओके, तो यहाँ पे भी गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो गार्ड सेल मतलब कैसे अलाउ करता है हम लोग में, मतलब ह्यूमन बीइंग में तो होता है गार्ड कि मतलब रोक देता है डायरेक्टली कि हाँ कैसे, मतलब क्या उसमें एनर्जी रहता है, सारा चीज़ रहता है। तो इसमें होता है कि जब भी गार्ड, ये जो हम लोग प्लांट कोई भी बात करते हैं तो मेनली प्लांट का जो गार्ड सेल का शेप होता है वो बीन सेल शेप का होता है। तो हम लोग इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग स्टोमाटा के स्ट्रक्चर, गार्ड सेल के स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे।